सरकारी मनोरंजन में आपका फिर से स्वागत है एक नए विषय वस्तु के साथ। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह ऊष्मा रसायन से संबंधित है तथा इसमें हम विद्युत रसायन के बारे में भी जानकारी लेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली ऊष्मीय परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मा रसायन कहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से अमोनिया बनता है तथा इस अभिक्रिया में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है। अतः अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं है। इसे फार्मूला के रूप में इस प्रकार से दिखाया जा सकता है N2+3H2 = 2NH3 प्लस ऊष्मा। और दूसरा हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसे इंडोथर्मिक रिएक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और इसे फार्मूला के द्वारा N2+O2 प्लस ऊष्मा बराबर 2NO दिखा सकते हैं। अब देखते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव, जूल थॉम्सन इफेक्ट। जब किसी संपीड़ित गैस को किसी संरंध्र डाट या प्लग में से निर्वात या कम दाब के क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैसें ठंडे हो जाती हैं अर्थात उसका ताप कम हो जाता है। इस घटना को जूल और थॉम्सन का प्रभाव कहते हैं। अब हम जानेंगे अभिक्रिया की ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित अभिकारकों की मात्राओं के बीच होने वाली अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जितनी ऊष्मा मुक्त या शोषित होती है उसे अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला उत्पादन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी यौगिक के अपने अवयवी तत्वों से एक मोल के बनने में जितनी ऊर्जा अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है वह उस यौगिक का उत्पादन ऊष्मा कहलाती है। दूसरा हमारा दहन की ऊष्मा, हीट ऑफ कंबस्शन। किसी पदार्थ के एक मोल को ऑक्सीजन गैस में पूर्ण रूप से जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ की दहन की ऊष्मा कहते हैं। और हमारा तीसरा उदासीनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसी अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा को किसी क्षार की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा से तनु विलयनों में उदासीन करने में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। और इसके बाद हमारा है बंधन ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। मुक्त परमाणुओं के बीच परस्पर संयोग कराकर किसी पदार्थ के एक मोल में सभी बंधनों का निर्माण कराने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती हैं उसे उस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जबकि बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। यदि नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है तब वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है तब वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। अब हम लोग देखते हैं धातु संरक्षण, मेटालिक कोरोजन।
धातु संरक्षण मेटालिक कोरेजन। धातु संरक्षण एक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया है। इसके फलस्वरूप धातु वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके एवं क्षारीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। संक्षारण की प्रक्रिया में उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा आश्रित होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिए हम उदाहरण देखें तो तांबों का बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर हल्के हरे रंग की मलिन परत बैठ जाती है। उसी तरह से लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर भूरे रंग की परत बैठ जाती है। और हम देखते हैं कुछ ऐसी भी धातुएं होती है जिनका संरक्षण नहीं के बराबर होता है। इनमें सोना, प्लैटिनम आदि प्रमुख ऐसी धातुएं हैं। इस कारण ये धातुएं उत्तम कोटि की तथा बहुमूल्य होती हैं। लोहे में जंग लगना मेटालिक कोरेजन धातु संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। वायु और नमी की उपस्थिति में लौह धातु का संक्षरण होता है। इससे लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की भूरी रंग की ढीली परत बैठ जाती है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हमारा जो है वह गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऐसा लोहा गैल्वेनीकृत लोहा, गैल्वेनाइज्ड लोहा कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन तथा उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली रासायनिक परिवर्तन विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। यह दो प्रकार की हो सकती है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है तथा यह विद्युत अपघटनी सेल में किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यह विद्युत रासायनिक सेल गैल्वेनिक सेल द्वारा किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानकारी लेंगे। गैल्वेनिक सेल वह युक्ति है इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनिक सेल का निर्माण सर्वप्रथम एलिसांद्रो वोल्टा ने किया था। अतः गैल्वेनिक सेलों को वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। वोल्टीय सेल, रेडियल सेल, लेग्रांजे सेल तथा सूक्ष्म सेल इस प्रकार के सेल हैं। रेडियल सेल एक प्रारूपी गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में एक पात्र होता है जिसमें CuSO4 का सांद्र घोल भरा रहता है और इसमें तांबे की एक छड़ डूबी रहती है। इसके अंदर एक संयंत्र पात्र रहता है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है और इसमें एक जस्ते की छड़ डूबी रहती है। जब जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ से जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस सेल में जस्ते की छड़ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा तांबे की छड़ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड्स, प्रत्येक सेल दो भागों का बना होता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसको एनोड तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है उसको कैथोड कहा जाता है। टेनियल सेल में जस्ता एनोड तथा कॉपर कैथोड की तरह काम करता है। विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अनपघट्य ये पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है तथा जो धारा प्रवाह के द्वारा विघटित हो जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण अम्ल, क्षार और लवण आदि। ये पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण ग्लिसरीन, ग्लूकोज, यूरिया आदि। शुष्क या
लेक्लांसे सेल। यह एक प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। इसमें अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद सेल निष्क्रिय हो जाती है। सूक्ष्म सेल को इसके आविष्कारक के नाम पर लेक्लांसे सेल का नाम दिया जाता है। ये सामान्य रूप में ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में प्रयोग में लाई जाती है। सीसा संचायक बैटरी, यह एक द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। इसे विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः अवशोषित कर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। यह सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग की जाती है। विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल। वोल्टीय सेल में विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट है, जबकि शुष्क सेल में 1.50 वोल्ट होता है। टेनियर सेल में 1.08 वोल्ट तथा सीसा संचायक सेल में 2 वोल्ट होता है। और अब हम देखेंगे एक और ईंधन सेल, फ्यूल सेल्स कहते हैं इसको। ये गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन तथा मेथानॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। अब है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग निम्न प्रकार से है। इसका सर्वाधिक उपयोग सिनेमाघरों में ध्वनि के पुनरुत्थान व टेलीविज़न में किया जाता है। दरवाज़ों को स्वचालित रूप से खोलने या बंद करने के लिए भी प्रकाश विद्युत सेलों का प्रयोग किया जाता है। सड़कों पर लगी लाइटें प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा स्वचालित रूप से रात के समय जल जाती है और दिन के समय बुझ जाती है। प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग अंतरिक्ष यान के बैटरियों के आवेशन में किया जाता है। दिन के समय इन बैटरियों का अवशोषण किया जाता है। वोल्टमीटर वह तंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत अवघटन का उपयोग विद्युत लेपन, धातु के शोधन, विद्युत छपाई, धातु के निर्माण आदि में किया जाता है।